नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होती है, यानी जो संख्या है परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, वो संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। यानी जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या हो, सम्मिलित हो, वह होती है वास्तविक संख्या है। तो परिमेय क्या है? वे संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू क्या है? 0। यानी इसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम 2/3, 5/7 ऐसी संख्या है जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये होती है परिमेय संख्या। और जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या है। जैसे अपन मान लेते हैं √2, √3, √5 आदि, और पाई भी आ जाए तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो समझ गए आप, परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर जो संख्या बनती है वो बनती है वास्तविक संख्या। अब आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये प्रमेय क्या होती है? ये होती है किसी धनात्मक पूर्णांक a को अन्य किसी धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार भाग दिया जाता है कि भागफल q में शेषफल r बचता है, और जो शेषफल r बचता है वो b से क्या होता है? छोटा होता है। यानी अपन कहे तो ये हो गया कुल मिला के a बराबर BQ प्लस r। यानी हम किसी धनात्मक पूर्णांक a है उसको हम, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है इसको अन्य धनात्मक पूर्णांक b से जब भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है? q, और शेषफल क्या आता है? r। और जो r का मान होता है वो क्या होता है? b से छोटा, 0 के बराबर या 0 से क्या होता है? बड़ा। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ये तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बचपन से पढ़ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, बराबर BQ प्लस R। जैसे मान लो हम 25 और 85 है। अगर हम 85 के, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? हम HCF निकालने में करेंगे। ये कहाँ काम आएगी? HCF निकालने में काम आएगी। जैसे 85 में हम भाग देते हैं 25 का, कितने बार जाता है? 25 × 75, शेषफल क्या बचता है? 10। अब जिसका भाग दिया उसमें शेषफल जो बचता है उसका भाग देते हैं, कितने बार जाएगा? 10 दूनी 20, बचेंगे शेषफल 5। अब क्या करेंगे? जो शेषफल बचा उसका कैसे भाग देंगे? जिसका हमने भाग दिया है, कितने बार जाएगा? 2 बार, शेषफल क्या बचेगा? 0। अब ये जो 5 आएगा वो क्या आएगा? HCF आएगा। और भी अच्छी तरह समझते, इसी प्रकार अपन उसमें करेंगे जब इनका HCF निकालेंगे। तो ये क्या? लंबी विभाजन प्रक्रिया है। इससे हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे? जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जैसे अपन 25 और 85 को ही ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? 25 और 85 पर क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करेंगे। तो हम 85 में किसका भाग देंगे?
25 का भाग देंगे, कितनी बार गया देखो 25 का भाग दिया, कितनी बार गया था, भागफल कितना आया था 3, और शेषफल क्या बचा था 10। यहाँ क्या शेषफल 0 नहीं होता, R8 को नोट 0 लिख देंगे। ये पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरे स्टेप के अंदर चलेंगे। अब क्या करेंगे, शेषफल को 0 नहीं आया तो हम भाजक और शेषफल में फिर में लगा देंगे। यानी हम 25 में किसका भाग देंगे, अब 10 का। जब हमने 25 में 10 का भाग दिया कितने बार गया, 2 बार, और शेषफल क्या बचा था 5। यहाँ भी प्रक्रिया 0 नहीं हुई शेषफल, तो नाउ नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 10 में किसका भाग देंगे, 5 का। भाजक और शेषफल के अंदर पर में लगाते चलेंगे, यूक्लिड विभाजन पर में लगाएंगे। इसमें कितने बार जाएगा, 2 बार, और शेषफल क्या बचेगा 0। अब जब भागफल और शेषफल 0 आ जाए, वहाँ ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और स्थिति में भाजक क्या आता है 5, ये इसका क्या हो जाएगा HCF। यानी 25 और 85 का HCF क्या हो जाएगा 5। तो ये हम 1.1 के अंदर यूज करेंगे। अब देखिए, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। हम किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। समझिए अभाज्य गुणनखंड क्या है। जैसे अपन ले लेते हैं 24 है, इसको हमको क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड। जैसे हम 24 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाज्य नहीं जाता, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब जैसे हम इसमें करते हैं, 2 का भाग जाएगा, 2 क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। 2 का भाग देंगे, 24 में कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 6 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो इसको हमने लिख दिया 2 × 2 × 2 × 3। यानी 24 को हम 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 2 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 24 को हमने किसके रूप में लिख दिया, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख दिया। और उदाहरण ले लेते, जैसे 35 ले लिया। 35 का हम क्या करते हैं, खंड करते हैं। जैसे 35 है, इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, 2 का इसमें जाता नहीं है, 3 का इसमें नहीं जाता। अब किसका जाएगा, 5 का कितनी बार, 7 बार। अब 7 में जाएगा 7 का 1 बार। तो 35 को हम 5 × क्या लिख सकते हैं, 7। यानी किसी भी भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनफल करेंगे तो अभाज्य संख्या के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। देखो कैसे, जैसे हमको 36 और 48 के क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, वो भी किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो हम 36 के क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें भाग देंगे, 2 का कितनी बार जाएगा, 18 बार। फिर देंगे 2 का कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब देंगे हम 3 का कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का देंगे हम 1 बार। जब भी 1 आएगा हम रुक जाएंगे। तो हम 36 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। और भी शॉर्टकट में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 2 बार आया तो 2 की घात 2, और 3 भी 2 बार आ गया, 3 की घात 2। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 48 के भी खंड करते हैं। किसका भाग देंगे, 2 का कितनी बार, 24 बार। फिर 2 का देंगे हम 12 बार। फिर 2 का देंगे हम 6 बार। फिर 2 का देंगे हम 3 बार। फिर 3 का देंगे 1 बार। तो हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4। तो 2 की घात 4 और 3 की घात 3 एक बार ही आया तो घात 1 लिख दो या मत लिखो, किसी पे कोई घात नहीं तो वो 1 तो उस पर होगी। अब इनका हमको क्या निकालना है, अपन को HCF और LCM। अब HCF निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसकी सबसे
छोटी घात। जैसे इसमें 2 इसमें भी और इसमें भी 2 आएगा, 3 इसमें भी और इसमें भी 3 आएगा। अब 2 की क्या करेंगे, एचसीएफ के अंदर सबसे छोटी घात, 2 की घात 2 है या 2 की घात 4 है, सबसे छोटी कौन सी हुई, 2 की घात 2। यहाँ देखो 2 की घात 2 है और 2 की घात 1 है, सबसे छोटी घात कौन सी हुई, 1। अब 2 की घात 2 का मतलब 2 × 2 यानी 4, और 3 घात 1 का मतलब 3, 4 3 12, 12 तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम क्या करेंगे, जो कॉमन आता है 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, जो कॉमन आता है उसकी सबसे बड़ी घात, 2 कॉमन है इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 घात 4, 3 कॉमन है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। और इसके अलावा और भी संख्या होती तो वो भी इसके अंदर आती। 2 घात 4 का मतलब 16 और 2 घात 3 का मतलब 9, 16 9 144। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ये हम पढ़ेंगे 1.2 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ये हम बार बार 1.3 में जब प्रमेय हल करेंगे तो ये बार बार शब्द आएगा हमारे पास सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होती है, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, 1 हो, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, 1, वो होती है सहअभाज्य संख्या। जैसे अपन लेते हैं 2 और 3, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 1। 4 और 5, 11 और 13, इन सब का क्या है एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। इन संख्याओं में से इनका अभाज्य होना जरूरी नहीं है। अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे 4 और 5, इसमें से 4 भाज्य संख्या है, इसलिए ये नहीं संख्या अभाज्य होगी तो ये अभाज्य सहअभाज्य होगी। वो तो सहअभाज्य संख्या का मतलब समझिए, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, 1, वही क्या है सहअभाज्य संख्या। एक प्रमेय पढ़ेंगे बार बार जो इस प्रकार है, P कोई अभाज्य संख्या है, वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो P क्यू को भी विभाजित करेगी। जैसे P अभाज्य संख्या है, वो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगी तो वह संख्या उस संख्या को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। जैसे 11 है, ये 22 के स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर क्या होगा, 484 को विभाजित करेगी। ये 11 22 के स्क्वायर को यानी 484 को विभाजित करेगी तो 11 22 को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये इसका मतलब है, हम बार बार पढ़ेंगे। पास आ गया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन को सिद्ध करना है। अपन क्या मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। वैसे अपन जानते हैं √2 √3 √5 अपन ने पहले बता दिया कि सारी परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो अपन को इनको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके बताना है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम √2 को क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। और परिमेय संख्या मान लेंगे तो √2 बराबर क्या आएगा, P और Q। और P और जहाँ P और Q क्या मान लेंगे अपन, सहअभाज्य संख्या। क्या है, सहअभाज्य संख्या, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो √2 का वर्ग 2, P का P स्क्वायर और Q का Q स्क्वायर, और ब्रज गुणा कर देंगे, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर बटे 2। तो अब ये प्रमेय जो अपन ने पढ़ी थी वो काम में आएगी कि 2P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या करेंगे आगे, देखिए 2P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2P को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो अपन अगर P में हम 2 का भाग देंगे तो कोई न कोई पूर्णांक हमको C प्राप्त होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो P का करेंगे तो P स्क्वायर, 2 का करेंगे
4 और सी का सी स्क्वायर, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी स्क्वायर बराबर 4 सी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का जो मान है यहाँ से लिख देंगे, ये समीकरण मान लेते हैं 1 है। इससे पी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। 2 से ये कट जाएगा 2 बार, यानी q स्क्वायर बराबर आएगा 2c स्क्वायर, और c स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, q स्क्वायर बटे ये 2। फिर वही आ गया, अगर 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। यानी अगर 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। जबकि हमने क्या माना था, p और q से अभाज्य संख्या है, जबकि यहाँ देख रहे हैं हम p और q में एक गुणनखंड 2, दोनों में ओवनिष्ठ आ रहा है, यानी इसका एक गुणनखंड तो प्राप्त हो रहा है हमन को ओवनिष्ठ 2, जो p में भी p को विभाजित करता है और q को भी विभाजित करता है। जो हमने जो कल्पना की थी कि p और q इस परमेय संख्या है, ये सभाज्य संख्या, ये हमको क्या कर रही है, विरोधाभास कर रही है, यानी हमारी कल्पना क्या है, गलत है। और हमारी कल्पना गलत है तो रूट दो क्या है, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ये प्रमेय हम पढ़ेंगे 1.3 के अंदर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम विस्तार से करेंगे, या अपन इंट्रोडक्शन के रूप में कर रहे हैं। अब देखिए शांत, और इसके हम अब इंट्रोडक्शन के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, शांत और अशांत प्रसार। अब क्या है शांत और अशांत, यानी कोई परमेय संख्या है p बटे q, जो इसमें है q जो हर है, इसके जो गुणनफल वो 2 की घात और 5 घात के रूप में है, यानी 2 की घात कोई मान लो m है, 5 घात n है, इसके रूप में है, तो इसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। जैसे हम ले लेते हैं 35 बटे 50, 35 के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम क्या आएगा, 5 × 7, और जो 50 के हम करेंगे क्या आएगा, 2 × 5 × 5, 5 से 5 कट भी जाएगा तो 7 बटे 2 × क्या बटे 5, यानी ये नीचे 2 की घात m और 5 घात n के रूप का है, तो इसमें दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और भी करे कैसे, जैसे 7 बटे 5 दूनी क्या होता है 10, 7 में जैसे 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.7, यानी पॉइंट के दशमलव के बाद ये संख्या 7 पे क्या हो जाते है, समाप्त हो जाती है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। अगर ये दशमलव के बाद संख्या कोई भी है 6 6 6 से है, आगे चलती जाती है और कभी शांत नहीं होती, तो ये है अशांत संख्या।